कंटिन्यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। So we were discussing the equation of the continuity. तो equation of continuity हमारे पास हमें क्या बोलती है, ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बड़ी सिंपल से फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द मास। ये मास के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ये कहता क्या है बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात कहने की कोशिश करता है कि आपके पास मास जो कि किसी एरिया के अंदर एंटर कर रहा है और बच्चा हमारे पास उतना ही मास अगर दूसरी तरफ से लीव कर रहा है तो एक कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहेगी, क्योंकि जितना मास लीव करेगा अगर उतना ही एंटर करेगा तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नजर आएगी। किसकी? आपके पास लिक्विड की, फ्लूइड की, मास की बच्चा हमारे पास। तो मास जितना एंटर करता है उतना हमारे पास लीव कर जाता है। और हमने पिछली बार इसको प्रूव भी करके देखा, अगर मेरे पास यहां पर एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, ये मेरे पास एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन आ गया, ये मेरे पास यहां पर एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन आया, इसका एंटर करने का जो एरिया है जहां से लिक्विड एंटर कर रहा है वो एरिया A1 है, और जहां से लिक्विड लीव कर रहा है वो एरिया आपके पास किसके बराबर है? शाबाश बता दो, A2 के बराबर। तो A1 हमारे पास यहां पर ये एंटर कर रहा है और A2 से आपके पास यहां पर ये क्या कर रहा है बच्चा? आपके पास लीव कर रहा है। ये देखिए हमारे पास यहां पर करंट है, सॉरी जो आपके पास यहां पर वाटर करंट है वो एक तरफ से एंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से हमारे पास लीव कर रहा है। जो मास आपके पास एंटर कर रहा है वही मास दूसरी तरफ से लीव होगा, तभी तो कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहेगी। सोच के देखो, प्रेशर लगाओ अपने दिमाग के अंदर। अगर हमारे पास यहां पर 2 लीटर का लिक्विड एंटर कर रहा है तो दूसरी तरफ से भी कितने का आपके पास लिक्विड हट जाना चाहिए? 2 लीटर का, तभी तो कॉन्टिन्यूटी रहेगी ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या हमारे पास यहां पर जितना मास आपके पास लीव करेगा, एक टाइम के अंदर जितना मास यहां पर लीव करेगा उतना ही मास दूसरी तरफ से क्या करना चाहिए? आपके पास एंटर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी कॉन्टिन्यूटी, हमारी थ्योरम कौन सी कॉन्टिन्यूटी है बच्चे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी कि कॉन्टिन्यूअस कभी कोई सिस्टम कब चलेगा? क्या हमारे पास यहां पर m मास एंटर किया और हमारे पास यहां पर m मास क्या कर गया? लीव कर गया। तो ये जितना एंटर किया उतना लीव किया, तभी तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई रहेगी आपके पास। और यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड और ये इसकी वेलोसिटी लीव की कितनी है? v2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहां पर क्या लिखा था? शाबाश बताओ। हमने यहां पर लिखा था A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2, और ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि यहां पर मेरे पास एरिया A2 इज लेस देन A1, तो देयरफॉर बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 इज लेस देन, आपके पास क्या आ जाएगा? V2। V1 इज लेस देन V2। जहां एरिया बड़ा होगा वहां पर हमारे पास मास एंटर करेगा लेकिन विद लेस वेलोसिटी, और जहां पर आपके पास एरिया छोटा होगा वहां से मास लीव कर रहा है विद बट अ ग्रेटर वेलोसिटी, बट विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। और फिर मुझे यहां से क्या चीज पता लगी थी? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड, फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड, फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड। यानी कि अगर एक लिक्विड फ्लो करता है तो एरिया जिसमें से वो गुजर रहा है और वेलोसिटी v,
ये इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। आगे चलकर अगर इस लिक्विड को, इसी लिक्विड को अलग एरिया मिलेगा, कोई अलग एरिया मिलता है चलने के लिए, तो ये अपनी वेलोसिटी को भी चेंज कर देगा, पर दोनों जगहों पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन टीचर ने आपको दे दिया, और ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन कैसे दे दिया, यहां पर मेरे पास एरिया आ गया 4 मीटर स्क्वायर, यहां पर मेरे पास एरिया आ गया 0.5 मीटर स्क्वायर, यहां पर जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। तो टीचर बोलता है बताओ यहां पर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, और यहां पर वेलोसिटी निकालने का तरीका देखो कितना इजी है, बताओ कैसे करोगे आप इसके अंदर से, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, आपने उसी एरिया को लेना है जिसके अंदर वो वेलोसिटी आ रही है, या वही वेलोसिटी लेनी है जिस एरिया की बात हो रही है। आगे एरिया मेरे पास क्या हो गया 0.5, और वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो बताओ यहां पर 4 into 10 इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाइड बाई v, ये कैंसल होके 2, तो बताओ दूसरी तरफ आपकी वेलोसिटी कितने के बराबर आ जाएगी, 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन है बच्चे, एक बात ध्यान रखना, ये हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल फ्लूइड के, यानी कि आपके पास इसमें से वही फ्लूइड एंटर कर रहा है, वही लीव कर रहा है, आप यहाँ पर एक सिंगल ट्यूब फ्लो के बारे में बात करोगे, ये नहीं कि आपको कोई और लिक्विड दे रखा है और आप किसी और ट्यूब की बात कर रहे हो, ये सिंगल फ्लो के बारे में बात हो रही है, सिंगल। जैसे एक करंट अगर चलता है हमारे पास एक वायर में, तो हम उसी करंट की उसी वायर के अंदर बात करेंगे, हम उसी लिक्विड की उसी क्रॉस सेक्शन के अंदर बात करेंगे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इससे मुझे एक और चीज पता लगी, क्या आपके पास एरिया और वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, द वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, काका जी बताओ किसके बराबर है, एरिया। तो देयरफॉर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, शाबाश बताओ, स्लोप, तो इसका ग्राफ हमारे पास हाइपरबोलिक बन जाएगा। यस सर। तो इसका ग्राफ हमारे पास यहाँ पर हाइपरबोलिक बन जाएगा, बस जी। सुमेर अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर क्लियर हो गया था, ओके हो गया सर, यस। थैंक यू। सो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन क्या ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास एक ही तरह की प्रॉब्लम में आती है कि इसके प्रॉब्लम हमारे पास चेंज की जा सकती है, बिल्कुल चेंज की जा सकती है। हमारे पास यहाँ पर ये एक वाई टाइप का क्रॉस सेक्शनल, आपके पास एक वाई टाइप का बच्चा हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहां पर हमारे पास इसका एरिया कैपिटल ए के बराबर है, ये हमारे पास आगे गया और ये स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज हो गया, एरिया भी अलग अलग हो गया, ये एरिया मेरे पास 0.8 ए आ गया, ये एरिया मेरे पास 1.5 ए के आसपास आ गया। हमारे पास यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, यहां पर मेरे पास लीव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और मेरे पास यहां पर कितनी वेलोसिटी है ये मुझे बताना है। देखिए द इनकमिंग इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जानी चाहिए, शाबाश बताओ, द इनकमिंग शुड बी इक्वल टू, बोलो शाबाश, आउटगोइंग। हमारे पास यहां पर इनकमिंग किसके बराबर हो जानी चाहिए, शाबाश बता दो, आउटगोइंग के। तो हमारे पास इनकमिंग इसकी वजह से और आउटगोइंग आपके पास यहां पर इसकी वजह से, आपके पास इसकी वजह से। तो मैं सिंपल सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास मास कहां से आ रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाई 4, जा कहां पे रहा है, तो 0.8 मल्टी इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई 3, देखो आउटगोइंग ए प्लस ऑफ 1.5 ए मल्टीप्लाइड बाय इंटू वी, एरिया एरिया और एरिया कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 2.4 प्लस ऑफ 1.5 इंटू वी,
ये हमारे पास आ जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस और 4 minus of 2.4 is equal to 1.5 multiplied by b. बेटा दो मिनट रुकना बच्चे, वेट करो 2 मिनट वेट करिए प्लीज। यस सर। चलिए, सो मेरे पास यहाँ पर v आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? वी हैव दी v आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? दी v विल बी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? नॉट एनोटेटिंग। ओके ओके ओके, सो हमारे पास यहाँ पर v आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 1.6 अपॉन 1.5। तो ये बच्चा हमारे पास करीबन 1 मीटर पर सेकंड के आपके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है बच्चे। अगर हम यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करें तो ये इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग के बराबर ही है। और यही तो बच्चा हमारे नेचर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर लिक्विड फ्लो करता है किसी एरिया के थ्रू तो आपके पास जितना मास एंटर करेगा दूसरी तरफ से उतना ही मास उतने ही टाइम के अंदर लीव करेगा। तो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। जी, इस क्वेश्चन को समझना है, किसी बच्चे ने दोबारा तो मुझे बताए, समझ में आ गई ये क्वेश्चन? बोलो सर। वैसे अगर सर जैसे अगर इसमें अगर देखा है कि जो लिक्विड है, जो भी मतलब फ्लूइड है, वो जा रहा है ए से, मतलब सॉरी 4 मीटर पर, मतलब उस वाले पॉइंट से जा रहा है। सर ऐसा हो सकता है सर, पहले हम फ्लूइड को उन 2 पॉइंट से डालें और उससे निकाले? हाँ, हो सकता है बच्चे। उसके लिए बच्चे फिर आपको इक्वेशन, आपके पास उसमें इक्वेशन काके चेंज हो जाएगी ना। अगर आपके पास टीचर या आप ये बोलते हो कि सर ऐसा हो सकता है क्या आप इसको 2 जगहों से डालो और एक जगह से निकालो, तो क्यों नहीं हो सकता? आपका ये एरिया A1 है, वेलोसिटी V1, यहाँ पर एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, ये एरिया A3 है और वेलोसिटी V3 है। जल्दी बता दो बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? A1 V1 प्लस ऑफ A2 V2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? A3 V3 V3 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। बोलो सर ये तो इक्वेशन सेम ही हुई सर। कैसे सेम रहे? यहाँ पर आपके पास फ्लूइड एंटर कर रहा है आपके पास एक एरिया से और 2 एरिया में से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर 2 एरिया से एंटर कर रहा है और तीसरे से बाहर निकल रहा है। क्या दिक्कत है इसमें से बताओ? हाँ है ना? आपके पास अब इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना आपके पास। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, अगर मैं आपको एक्सेलरेशन देता हूं तो फोर्स कैसे निकालोगे? मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सेलरेशन से तो फोर्स निकल जाएगी। सर अगर मास गिवन होगा तो फोर्स कैसे निकालोगे? मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई। सर आप दोनों जगहों पर सेम इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हो? का तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना कि बेटा यहाँ पर फोर्स निकालने का फॉर्मूला एक ही है, कंडीशन तो एक ही है ना बच्चे। आपके पास अब क्या किया जाए बताओ? मुझे ना बताओ, आप तरीका बताओ। यहाँ पर आप बताओ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर ये इनकमिंग है और ये दोनों आउटगोइंग है, तो इस वजह से ये इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। और यहाँ पर बच्चे इनकमिंग इस तरीके से आउटगोइंग ही है, सिर्फ इसका रोल रिवर्सल हुआ है, सिर्फ रोल जो है वो रिवर्स हुआ है।
बाकी कंडीशंस तो सेम है ना बच्चे, फ्लूइड तो एक तरफ से एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से लीव कर रहा है, तो इक्वेशन अलग कैसे बन जाएगी बता मुझे। ओके सर। ठीक है, इक्वेशन अलग थोड़ी ना बन सकती है। ठीक है, और किसी बच्चे का डाउट? चले, तो हमारे पास यहाँ पर ये आगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर आज हम यहाँ पर देखेंगे सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, द सिग्निफिकेंस ऑफ ए इनटू वी, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी, समझने की कोशिश करना। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक ट्यूब है, और इस ट्यूब की लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर है। इसके अंदर हमारे पास कोई फ्लूइड एंटर करता है, क्योंकि दोनों तरफ का एरिया सेम है, तो जितनी वेलोसिटी से ये एंटर करेगा उतनी वेलोसिटी से क्या कर जाएगा, ये आपके पास शाबाश बता दो, लीव कर जाएगा। ये एंटर किया v से ए एरिया में, और फिर ये लीव करेगा v वेलोसिटी से ए एरिया में, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ का एरिया मेरे पास सेम है। यहां पर इस फ्लूइड ने इस ट्यूब को क्रॉस किया आपके पास कितने टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर। क्लियर होगी बात? अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड आपके पास, तो मास ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मास ऑफ द लिक्विड आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर हो जाती है, एरिया इनटू लेंथ, यानी कि किसी भी टी टाइम के अंदर उस ट्यूब में इतना मास ऑफ लिक्विड प्रेजेंट था। नेक्स्ट वन ध्यान से समझना, यहां पर अब मेरे पास क्या चीज आ जाती है बच्चे, फोकस करना। देयरफॉर द मास ऑफ द लिक्विड, द मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोन, जो कि बच्चे आपके पास यहां पर फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि पर यूनिट टाइम आपके पास इसमें से कितना मास फ्लो हुआ, तो इसका मतलब बच्चे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, मास को डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देते हैं। दूसरी तरफ बच्चा हमारे पास रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमारे पास अगर बोला जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बता दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी मेरे पास यहां पर आ जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। यहां पर लिक्विड ने कितने डिस्प्लेसमेंट की बच्चे इस ट्यूब को कवर करने के लिए, एल का, टाइम कितना लगा, टी का, तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर मानी जाएगी, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ अपॉन टाइम को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। देयरफॉर अब फटाफट बताओ बच्चे, देयरफॉर यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी इज इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब कोई बच्चा ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, बच्चा बोल सकता है सर मास अपॉन डेंसिटी को हम और क्या लिख सकते हैं। सो हमारे पास बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास अपॉन डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दिस विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब ये मेरे पास रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्चुअल मीनिंग ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल मीनिंग ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी क्या है, ये मुझे अब यहां पर समझ में आना शुरू होता है। क्या मतलब है बच्चे, द एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो। याद रखना बच्चे, आज के बाद इस टर्म का मतलब रेट ऑफ फ्लो,
रेट ऑफ फ्लो का मतलब काके क्या हो जाता है, बताओ शाबाश। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूनिट टाइम में वहां से ट्रेवल कर गया। तो एरिया इनटू वेलोसिटी को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल, पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक और मीनिंग समझ में मुझे आता है। इसका एक और मीनिंग मुझे यहां पर समझ में आता है, और वो मीनिंग क्या है बच्चे, ध्यान से समझना। क्या हमारे पास in the flow of ideal liquid, in the flow of ideal liquid, मेरे पास अगर कहीं पर ideal liquid flow कर रही है, in the flow of the ideal liquid, in the flow of ideal liquid, the rate of flow remains constant, the rate of flow, rate of flow कहने का मतलब rate of flow area multiplied by velocity remains कांस्टेंट। ये हमारे पास पूरी तरह से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द रेट ऑफ फ्लो विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमारे पास व्हाई दे अ रिवर फ्लो फास्ट, या फिर हैव अ फ्लो आपके पास यहां पर फास्ट कहने का मतलब बच्चा हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम इन द माउंटेन, वेलोसिटी मैक्सिमम इन द माउंटेन। बताओ इसका रीजन क्या हो जाएगा, इन द माउंटेन। शाबाश, बताओ इसका रीजन क्या हो जाएगा। क्या आपके पास रिवर का फ्लो यानी कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कैसे हो सकती है माउंटेन के अंदर, बताओ शाबाश। अगर एरिया हाइट के क्योंकि हाइट नहीं बच्चे, वहां पर हमारे पास उसका एरिया कम होता है। अगर आप रिवर, बिल्कुल जो रिवर होती है माउंटेनस एरिया के अंदर, इट हैज लेस एरिया ऑफर्ड, लेस एरिया, क्योंकि पहाड़ों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है। लेस एरिया ऑफर्ड फॉर द फ्लो, लेस एरिया ऑफर्ड फॉर द फ्लो, और इसकी वजह से हमारे पास वहां पर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मेरे को एरिया कम मिलता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी चीज। चलते हैं आज हम आगे की तरफ। सो अब हम यहां पर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एंड इट विल बी दी एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड। सो हमारे पास दी एनर्जी possessed by the liquid। मेरे पास एक आपके पास लिक्विड है, वो हमारे पास क्या क्या एनर्जी अपने पास पोजेस कर सकता है। एक लिक्विड के पास कितनी तरह के आपके पास एनर्जी हो सकती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड, एक लिक्विड हमारे पास कितनी एनर्जी को क्या कर सकता है बच्चा, हमारे पास पोजेस कर सकता है। अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले एनर्जी हमारे पास यहां पर आपके पास आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम सब बच्चों को पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है, अब कहने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द लिक्विड ड्यू टू इट्स हाइट। तो हमारे पास मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने किसी लिक्विड को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। मैंने यहां पर किसी लिक्विड को क्या कर दिया, आपके पास प्लेस कर दिया। ये आ गया इसमें से लिक्विड, और इस लिक्विड को जब हमने इसके अंदर प्लेस किया तो इस लिक्विड की हाइट मेरे पास किसके बराबर थी, शाबाश बता दो, h के बराबर थी। ये लिक्विड की हाइट मेरे पास h, और इसका मास मेरे पास किसके बराबर है, m kg के बराबर। तो बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश कोई बच्चा बता दे। तो इसके अंदर से हम बोल देते हैं जी ये मेरे पास आ जाएगी mgh। कोई दिक्कत है इसके अंदर से, कोई दिक्कत बच्चा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से, शाबाश बताओ, कोई दिक्कत, mgh समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अगर मैं आपको बोलूं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, तो बताओ इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, GH।
ये मेरे पास आ गया GH, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। और फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा करके देखिए, हाफ इंटू आपके पास सॉरी mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v, मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज हो जाती है, डेंसिटी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रो GH, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जहां पर रो मेरे पास है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और लास्ट वन, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट का मतलब हमारे पास क्या आ जाती है, mg। हमारे पास mgh डिवाइडेड बाय आपके पास mg। तो बताओ क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर, शाबाश बता दो, h बच जाएगा। ये मेरे पास h बच जाएगा। एंड रिमेंबर, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे करवाई, ये मेरे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्निकली इसका नाम क्या है ये जानने की जरूरत होनी चाहिए। इसको हम बोलते क्या, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड। क्या बोलते हैं हम इसको, शाबाश बता दो, ग्रेविटेशनल हेड। क्या बोलते हैं हम इसको, शाबाश बोलो, ग्रेविटेशनल हेड। द पोटेंशियल, और ये एच लिक्विड की हाइट के बराबर होता है, पर इसका टेक्निकल नाम क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल हेड। कल को आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो टीचर ने यही तो बोलना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल हेड, और बच्चा इसको सोचता रहेगा कि ग्रेविटेशन में तो मैंने ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं। तो ग्रेविटेशन हेड की यूनिट्स मीटर है, तो बताओ डायमेंशंस किसके बराबर है, सिंपल L लेंथ के बराबर। सिंपल हमारे पास लेंथ है L के बराबर, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रेविटेशनल हेड बन जाता है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें हमें कोई दिक्कत है किसी चीज की, ये हो जाएगा आई थिंक सो। लगता है बच्चे आप कर पाओगे इसको, हाँ या ना, हाँ हो जाएगा। तो हमारे पास ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, अभी मुश्किल चीज आनी है, याद करने वाली चीज आनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी एनर्जी आ सकती है, शाबाश बता दो, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आपके लिए क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कभी आपने आपके घरों के आसपास जो डैम होते हैं, कभी आप अपने डैम जहां पर होते हैं वहां पर आप अगर जाएं, या फिर जहां पर बच्चे छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर एक चीज लिखी रहती है, वाटर हेड वर्क्स। कभी सुना इस बारे में, कभी जाना है इसके बारे में, कभी देखा ऐसा बोर्ड आपने, वाटर हेड वर्क्स, वाटर हेड वर्क्स नहीं देखा ना, तो अब जाकर देखना आपके आसपास, क्योंकि पंजाब के अंदर तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पर तो बहुत सारे डैम्स है, छोटे छोटे चेक डैम्स भी हैं, तो वहां पर बोर्ड पे लिखा रहता है कि जी ये फलानी नहर है और ये इसके वाटर हेड वर्क्स है, हेड वर्क्स है। तो वो जो हेड वर्क्स है वो कैसे आते हैं, तो उसमें से एक हेड तो मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटेशनल हेड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही तो किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी, तो एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई m मास का फ्लूइड आपके पास ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन, हमारे पास कोई m मास का जो लिक्विड है वो हमारे पास फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन, mass of the liquid is mkg, the mass of the liquid is बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, mkg के बराबर। तो बताओ इसके काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, शाबाश बता दो, बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी जी, बोलो फटाफट। तो हाफ mv स्क्वायर, वी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जैसे हमने अब पिछले केसेस में किया वही चीज अब हम यहाँ पर भी करेंगे। पिछले में क्या किया, डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय वॉल्यूम और डिवाइड बाय वेट। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो बताओ इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट mg।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ mv² अपॉन mg। तो बताओ हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ v² अपॉन g, हाफ इंटू v² अपॉन g। और ध्यान से समझना, जो अब मैंने आपको लिखवाया लास्ट वाला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, यह हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी है। क्या बन गया काके, शाबाश बता दो, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी हेड, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी हेड। यह हमारे पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी हेड बन जाता है जी। लग गया पता। चार चीजें हमने पोटेंशियल एनर्जी की निकाली, चार ही चीजें हमने काइनेटिक एनर्जी की निकाली ड्यू टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड। और इन सभी चीजों के अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो वहां पर ग्रेविटेशनल हेड बना और यहां पर वेलोसिटी हेड बन गई। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ जाती है प्रेशर एनर्जी। तो देखते हैं बच्चा, हमारे पास यहां पर नेक्स्ट हमारे लिए क्या आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी। एक लिक्विड प्रेशर क्यों क्रिएट करता है, अगर मैं आपको ये बात बोलूं तो आप बोलोगे सर जब लिक्विड एक हाइट गेन करता है, अगर एक लिक्विड है मेरे पास, वो अगर मेरे पास एक हाइट को गेन करता है तो डेफिनेटली है कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, आपके पास एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये हमारे पास लिक्विड है और ये लिक्विड हमारे पास h हाइट तक यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ये देखिए बच्चे, हमने एक पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन को ऊपर रखा हुआ पानी क्या करने की कोशिश करेगा, अंदर खींचने की कोशिश करेगा कि बाहर धक्का मारने की कोशिश करेगा। क्या लगता है आपको, जो ऊपर पानी रखा हुआ है ये इस पिस्टन को कहाँ की तरफ को पुश करने की कोशिश करेगा, अंदर या अपनी तरफ पुल करेगा कि बाहर की तरफ को पुश करेगा, शाबाश बताओ, बोलो कोशिश करो, बाहर बाहर की तरफ। बिल्कुल, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये कोशिश करेगा कि इस पिस्टन के ऊपर बाहर की तरफ को क्या लगाई जा सके, आपके पास एक फोर्स, यानी कि ये इसको बाहर धकेलेगा। तो इसका मतलब प्रेशर की वजह से ये प्रेशर हमारे पास ए एरिया पे लगा और मान लिया जाए इसने इस पिस्टन को एल डिस्टेंस से क्या कर दिया बच्चे, आपके पास मूव करवा दिया। यहां पर इस प्रेशर ने, यहां पर जो प्रेशर था P, इस प्रेशर की वजह से हमारे पास ये पिस्टन आपके पास L डिस्टेंस मूव कर गया। ये बच्चा हमारे पास L डिस्टेंस मूव कर गया P प्रेशर से। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन, देखिए बच्चे हमारे पास व्हाट इज द वर्क डन, यहां पर बच्चा हमारे पास वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसने लगाई, प्रेशर ने। तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। नेक्स्ट वन, एरिया इनटू लेंथ आपके पास किसके बराबर होता है, शाबाश बता दो, वॉल्यूम के बराबर। तो मेरे पास वर्क डन किसके बराबर आ गया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो मेरे पास यहां पर क्या आ गया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो वी हैव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन जो नीचे मैंने बनाया ये एल डिस्टेंस आगे खिसक गया, क्योंकि पानी का ऊपर प्रेशर था जिसकी डेंसिटी रो के बराबर थी, वो इसको खिसका के आगे लेके गई। तभी तो लिक्विड फ्लो के अंदर आया, तभी तो लिक्विड चलना स्टार्ट हुआ। एक चलता हुआ लिक्विड इस पिस्टन पे धक्का मारता है प्रेशर की वजह से और ये पिस्टन अपनी जगह आज से ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया इनटू लेंथ। आपके पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें से ये लिक्विड फ्लो कर गया, आगे की तरफ को चला गया। सो देयरफॉर अब ध्यान से समझना, मेरे पास जो प्रेशर एनर्जी है उसका फॉर्मूला किसके बराबर है, सो प्रेशर एनर्जी इज द प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, नंबर वन। नंबर दो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो कोई बच्चा बता सकता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जरा फटाफट बता दो। तो मास है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। इस वॉल्यूम को मास के नीचे लेके आ जाओ, बताओ क्या आ जाएगा,
प्रेशर डिवाइडेड बाय मास, और ये बच्चे वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, शाबाश बता दो। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, डेंसिटी के बराबर। नेक्स्ट मेरे पास है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल, तो ये सिंपल प्रेशर के बराबर है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर इसके अंदर आपको घेरने की कोशिश करेगा। वो आपको ये बोल सकता है कि व्हाट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स डायमेंशन, तो वो प्रेशर के बराबर ही होती है, हाँ या ना। देखो मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछने, मेरी जो नॉलेज है वो बहुत मैटर करती है, हमें बहुत हार्ड स्टडी करनी पड़ती है। ये कोई बच्चे आपके पास पहली दूसरी 10वीं क्लास नहीं है, मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, क्योंकि हमारे ड्रीम्स ये होते हैं कि हम साइंस के लिए फैसिनेटेड है पर उसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। हम फैसिनेटेड है कि हाँ यार ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, स्टारलिंक की सैटेलाइट नजर आई, वो गोल घूम रही है, लेकिन जब उसके लिए काम करना पड़ता है तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और ये इल्यूजन है, मतलब क्या आपके पास एक इल्यूजन क्रिएट हम अपने आसपास कर देते कि हम साइंस पढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत जबरदस्त मेहनत की जरूरत होती है। अगर हमने सीखना है, बिहार यूपी के बच्चों से सीख सकते हैं। बिहार और यूपी का बच्चा अपने गांव से ट्रेवल करके आता है और पटना के अंदर बहुत छोटी सी जगह पे रहता है, आप सोच भी नहीं सकते। कई ऐसे बच्चे जो पढ़ते हुए बच्चे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अंदर होते हैं, यानी कि वो काम भी कर रहे होते हैं पटना साइड के ऊपर और पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन वो जो जज्बा है बच्चे, जो जज्बा है ना, मतलब कि कुछ करना है लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को चेंज करना है, वो चेंज करने का, वो जो लाइफ चेंज करने का जज्बा है बच्चे, वो हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे चेंज करना है, मुझे रट्टा नहीं मारना। मेरी बात को समझ पा रहे हो, टीचर की बात को समझना है। टीचर अगर मुझे कोई चीज अच्छी बता रहा है, पहले मैं उसको घुस के उसके दिमाग में जाने की तो कोशिश करूं, उसमें से मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है लिटरली बच्चा, अगर आप थोड़ी कोशिश करो। और ये इतना आसान भी नहीं है कि आपने यहाँ पर लेक्चर लगाया, आपने कोई किताब उठाई और आपने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन पे अटकोगे बेटा। आईआईटी सिर्फ और सिर्फ बच्चे हमारे पास जो है क्रीम बच्चों को लेती है, वो बच्चे जो हार नहीं मानते, जो क्विट नहीं करते कि यार मेरे नंबर कम आए मैं क्विट कर देता हूँ, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं मैं क्विट कर देता हूँ, मुझे टॉपिक कम समझ में आ रहा है मैं क्विट कर देता हूँ। वो लगे रहते हैं कि टॉपिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहे हैं। दे आर नॉट द क्विटर्स। और बच्चे स्ट्रगल करने वाले बच्चे ही आगे जाते हैं। जो बच्चे क्विट कर जाएंगे तो उन्होंने तो गेम पहले ही अप कर दी ना बच्चे, हाँ या ना। अगर क्रिकेट का मैच होता है और 50वें ओवर की आपके पास लास्ट बॉल है और जीतने के लिए 20 रन चाहिए, आपको पता है नहीं हो सकते, तो बैट्समैन क्या करता है, आपको लगता है कि जो बैट्समैन इंडिया का गया है वो बगैर बॉल खेले ये बोल दे कि मैंने हार गया हूं, नहीं ना, वो फिर भी उस बॉल को टच करता है और शॉट मारने की कोशिश करता है। दे आर नॉट, और तभी वो इंडियन टीम का हिस्सा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ शुड नॉट क्विट। और मैंने आपको बोला कि जो हमारे फार्मर्स हैं बच्चे, उनसे आप ये एक बड़े बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हो। एक साल सर्दी गर्मी बरसात सब सहन किए, जाने भी गंवानी पड़ी, बच्चे शहीद हुए 700 के आसपास परसेंट, लेकिन डटे रहे फॉर अ कॉज, डटे रहो बस, कुछ भी होगा बच्चे। बहुत बड़ी बात है कि जो पर्सन आपके साथ आंदोलन के अंदर बैठा था, मैंने एक दो बंदों से बात की, वो कहते कि एक पर्सन हमारे साथ कल रात को पूरी दिन बैठा रहा, अगले दिन वो हमारे साथ था नहीं, कहते इतनी कमी थी, आंखों में आंसू थे लेकिन एक जज्बा था यार, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं था, उसने जान दे दी। हमारी जान जब तक है हम लड़ेंगे। लड़ो बच्चे, ये हो जाएंगे, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। और मुश्किलें आएंगी, कई टॉपिक समझ में आएंगे, कई नहीं आएंगे, कई क्वेश्चन होंगे, कई नहीं होंगे, पर जुटे रहना बच्चे हम। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये बच्चा हमारे पास mg आ जाएगा। अगर मैं बोलूं तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम,
m into g। और रिमेंबर, आप भी उसी पंजाब से बिलोंग करते हो जिस पंजाब के लोगों ने तीनों कानून वापस कर दिए। तो तुम्हें ये ऐसा नहीं कि कोई किसी चीज की कमी है, ये बात समझना। तो प्रेशर, ये वॉल्यूम मास के नीचे आ जाएगा तो डेंसिटी इंटू जी। इसको पता है हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। तो आज आपको घर पे जाकर क्या करना है, तीनों हेड्स को किसी एक कॉपी पे लिख के साइड पे कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 5 मार्क्स का बच्चा हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है, और शुरुआत यहीं से होती है कि आप एनर्जी को समझा सके। तो 3 एनर्जीज हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 एनर्जीज आई बच्चे हमारे पास। और इस वजह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को चलते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हर दिल अजीज, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर ये टीचर आपको पूछता है, एंड दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हमारे पास वन ऑफ द वर्सेटाइल थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम कहाँ यूज होती है? तो बोलते कहाँ यूज नहीं होती है, राइट। कि अगर आप एक क्रिकेट के अंदर एक बॉल को स्पिन करते हो, बॉल को स्पिन करते हैं ना बच्चे हम, इन स्विंग आउट स्विंग बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे लेग स्पिन, उस स्पिनिंग के अंदर बच्चा हमारे पास किसकी जरूरत पड़ती है? बर्नौलीज थ्योरम। हमारे घरों का जो डिजाइनिंग होती है, जो आपके पास कोस्टल एरिया में जहां तूफान बहुत ज्यादा आते हैं, वो बच्चे हम बर्नौलीज थ्योरम से बच्चे बहुत बढ़िया बना सकते हैं। या घर की छत क्यों उड़ जाती है, हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है कि येलो कलर की लाइन खींची होती है, कभी देखा आपने? कभी आपने देखा येलो कलर की एक लाइन बच्चा हमारे पास खींची होती है? आप ट्रेन, वो येलो कलर की लाइन क्यों खींची होती है बच्चे, ये हमको वहां पर पता होना चाहिए। हमारे में से किसी पर्सन को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो हार्ट अटैक आता क्यों है? बर्नौलीज थ्योरम। अगर हम किसी जगह पे डिओड्रेंट या परफ्यूम या स्प्रे करते हैं, वो जो स्प्रे होता है वो किस वजह से होता है? ये आंसर इज बर्नौलीज थ्योरम। इसी तरीके से बच्चे हमारे केमिस्ट्री लैब के अंदर बंसन बर्नर होता है बच्चे, वो इतना एफिशिएंटली कैसे जल पाता है? तो आंसर इज बर्नौलीज थ्योरम। हमारे कारों की डिजाइनिंग कैसे की जाती है? आंसर है बर्नौलीज थ्योरम। हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके विंग्स की शेप एयरफॉइल की शेप में होती है, उनको ऐसे क्यों बनाया जाता है? ये आंसर इज बर्नौलीज थ्योरम। तो भैया इसकी एप्लीकेशन तो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम तभी टीचर पक्का से आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछता है। बर्नौलीज थ्योरम की सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए बच्चे। ये हमारे पास क्या कहता है? इन दिस थ्योरम इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द streamline flow of streamline flow of streamline flow of the streamline flow of the ideal streamline flow of the ideal non-viscous incompressible fluid the sum of total energy the sum of the total energy of the fluid। अब बताओ टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड अभी तक हमने कितनी की हैं बच्चे? 3 ही तो की हैं। बताओ कौन कौन से बच्चे? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पोटेंशियल काइनेटिक प्लस आपके पास प्रेशर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यह बच्चा हमारे पास पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट मास remains constant, पर यूनिट मास remains constant। ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है, पर यूनिट मास remains constant। ये हमारे पास इसके एक आपके पास वर्जन नहीं है, इसके 2 वर्जन और भी हैं बच्चे। और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या बच्चे? द सम ऑफ टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant, per unit volume remains constant flow of liquid में। और नेक्स्ट है हमारे पास
the sum of total energy per unit weight यानी कि सभी हेड्स का सम remains constant। आप हमेशा टीचर को इसके 3 वर्जन दे के आओ। अगर तो आपको पूरे नंबर चाहिए तो 3 वर्जन दे के आने। कहने का मतलब पहला वर्जन मेरे पास क्या आ जाएगा, द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा GH प्लस ऑफ मेरे पास हाफ इनटू V स्क्वायर प्लस ऑफ प्रेशर अपॉन आपके पास डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब अगर कोई एक एनर्जी कम होती है तो बाकी की 2 एनर्जीज बढ़ जाएंगी, पर तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो सकती है। मान लिया जाए कि आपके पास GH वाली टर्म कम होगी और बच्चे V स्क्वायर वाली टर्म भी कम होगी, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी वाली टर्म इंक्रीज हो जाएगी। जितना एक का लॉस होगा या 2 का लॉस होगा उतना बाकियों का गेन होगा, लेकिन तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तीनों का सम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। फिर समझ लो, तीनों का सम हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश, तीनों का सम हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ये बात क्लियर है बच्चे आपको? यस और नो, यस और नो, क्लियर है बच्चे हमारे पास? नेक्स्ट वन। यस सर। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है टोटल एनर्जी पर यूनिट आपके पास वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट ρGH प्लस ऑफ हाफ इनटू रो इनटू V स्क्वायर प्लस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और याद रखना जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज यूज्ड मोस्टली। ये बच्चा हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट को ज्यादा हम यूज करते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पर यूनिट वेट का मतलब ग्रेविटेशनल हेड, पर यूनिट वेट का मतलब बच्चा हमारे पास आपकी वेलोसिटी हेड, पर यूनिट वेट का मतलब बच्चे P अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, रो इनटू G। तो ये हमारे पास इन सब का ग्रेविटेशनल हेड, पोटेंशियल हेड और हमारे पास प्रेशर हेड एंड द वेलोसिटी हेड, इन तीनों का सम हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इन तीनों के अंदर से जो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है, पर आपको बाकी दोनों को नहीं भूलना। और ये कहना क्या चाहती है कि अगर एक फ्लूइड ट्रेवल करता है कहीं पर भी, इन तीनों में से कोई 2 टर्म्स कम हो जाती है तो तीसरी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, तीसरी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट बच्चे हमको यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलें आगे की तरफ, समझे बच्चे आगे की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर वी हैव द कंडीशन जिसके अंदर से हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक फ्लूइड है और ये फ्लूइड हमारे पास ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन। यह हमारे पास फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन। यहाँ पर ये फ्लूइड बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन पोर्शन टू द अनदर पोर्शन। तो हमारे पास पहले तो दोनों तरफ का एरिया सेम है कि डिफरेंट है, शाबाश बता दो, एरिया सेम है कि डिफरेंट है, बताओ डिफरेंट है। तो अगर ये एरिया A1 है और ये वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर V1 है, ये मेरे पास एरिया A2 है और ये वेलोसिटी V2 है, क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम होगी कि डिफरेंट होंगी, शाबाश बता दो, डिफरेंट। और क्यों डिफरेंट होंगे हमारे पास, बताओ शाबाश, क्यों डिफरेंट हो जाएंगे हमारे पास? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों का एरिया हमारे पास यहाँ पर सेम नहीं। फिर हमारे पास यहाँ पर और भी कई चीजें, जैसे यहाँ पर मेरे पास P1 प्रेशर है, यहाँ पर बच्चा हमारे पास P2 प्रेशर है, यहाँ पर लिक्विड की हाइट मेरे पास कितनी है, H1, और ये हमारे पास किसके बराबर है, H2 के बराबर है। एक तरफ मेरे पास H1 है,
दूसरी तरफ मेरे पास H2, बीच में मेरे पास एक आइडियल लिक्विड जो है बच्चे वो आपके पास यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। अगर ये फ्लो कर रहा है तो अब बताओ बच्चे हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, सपोज तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, शाबाश बताओ, बोलो बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर आपके पास इसको प्रूव करने की कोशिश करूं तो प्रेशर P1 है, हमारे पास वेलोसिटी V1 है, तो हाफ इनटू मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा रो इनटू V1 का स्क्वायर प्लस इसके पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो रो GH1 है इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। दूसरी तरफ प्रेशर मेरे पास क्या आ गया P2 प्लस ऑफ हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर इंटू रो जी इंटू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा H2 के बराबर। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करना, मेरी बात को बच्चे आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ये हमारे पास इसका लॉ बन जाता है, यही लॉ है जो हमने यूज करना, यही थ्योरम है कि आपके पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसका सम दोनों साइड्स पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों साइड्स पे सेम रहेगा। नेक्स्ट वन काके, नेक्स्ट वन हमारे पास ग्रेविटेशनल हेड की टर्म्स में आप क्या लिखोगे बताओ, P1 अपॉन रो इंटू जी प्लस ऑफ मेरे पास H1 प्लस ऑफ H1 प्लस ऑफ हाफ इंटू V1 का स्क्वायर अपॉन जी is equal to P2 upon rho g plus of H2 plus of half into V2 का स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि ग्रेविटेशनल हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड सॉरी मैं गलत बोल गया, द ग्रेविटेशनल हेड, द प्रेशर हेड एंड द वेलोसिटी हेड, इन तीनों का सम दोनों डायरेक्शंस के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों डायरेक्शंस के अंदर इनका सम हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बर्नौलीज थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको घर जाकर आपको रिपीट करना पड़ेगा, तो प्लीज इसको रिपीट कर लेना। अगर आप इसको रिपीट करते हो तो फिर हम कल की बात बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।